महाराष्ट्र के जलगांव के पास पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद हड़कंप मच गया। ट्रेन में आग की अफवाह के बाद लोग ट्रेन से कूद गए, जिसमें 8 से 10 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 40 लोगों के घायल होने की सूचना है। दरअसल जब लोग ट्रेन से उतरे तो दूसरी ओर से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से लोगों की मौत हुई। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। ये हादसा जलगांव के परांडा के पास हुआ है। ये देखिए किस तरीके से एक अफवाह फैलने से 7 से 8 लोगों की जान चली गई। पुष्पक एक्सप्रेस के बाद से ये पूरा जो हादसा हुआ है इसमें ये अफवाह उड़ी कि इसमें आग लग गई है, और उसके बाद यात्री जो हैं वो कूद गए नीचे, और उधर से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, उसकी चपेट में आने से लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीरें हमें ब्लर करने पड़ी हैं। और जलगांव में ये बड़ा हादसा हुआ है, इसमें 8 लोगों की जान चली गई है। बेहद दुखद ये हादसा, एक अफवाह के चलते 7 से 8 लोगों की ये जान चली गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। रेलवे पुलिस ने जो बताया है उसके मुताबिक कुछ यात्री पुष्पक एक्सप्रेस से उतरे और दूसरी ओर से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी, जिसमें आग लगने की अफवाह के बाद कुछ यात्री ट्रैक पर उतर गए थे, लेकिन दूसरी दिशा से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में यात्री आ गए। और ऐसा दावा किया गया है कि ट्रेन में ACP यानी अलार्म चेन पुलिंग क्यों हुई, इसकी जानकारी अभी तक रेलवे के पास नहीं है। और इसके बाद इस पूरे हादसे पर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि कहीं जलगांव में इस अफवाह के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। जहाँ पे ये एक्सप्रेस का एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे ACP हुआ था। जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आती है, उस गाड़ी में पचौरा स्थानक के दरमियान पास में ACP हुआ था। वहाँ पे ACP होने के बाद कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे थे। उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो कर्नाटक एक्सप्रेस है, उस गाड़ी की वजह से कुछ यात्रियों को इंजरी होने की जो घटना है वो हमारे सामने आई है। और चलिए अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि यह हादसा आखिर कैसे घटा। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से मुंबई जा रही थी। जब ट्रेन जलगांव के रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो ट्रेन में आग लगने की अफवाह उड़ी और इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद ट्रेन में कई यात्री नीचे कूदने लगे, बिना ये सोचे समझे कि दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही है। जब यात्री ट्रेन से कूद रहे थे तभी एक दूसरी ट्रेन दूसरी पटरी पर आई और कुछ यात्री इसकी चपेट में आ गए, जिसमें 8 से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। टीवी स्क्रीन पर जो एनिमेशन आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही यह हादसा घटा। सवाल ये उठता है कि यह अफवाह कहीं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। ट्रेन में आग की अफवाह कैसे फैली और इस अफवाह का कारण क्या था, इस पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह हादसा हुआ वहां ट्रैक पर मोड़ है। मोड़ पर रफ्तार कम करने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक मारा, जिससे पहियों से धुआं निकला। दावा किया जा रहा है कि इसी धुएं को देखने के बाद ट्रेन में आग की अफवाह फैल गई और इसके बाद तो डर के मारे लोग सीधे ट्रेन से नीचे कूदने लगे। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं कूद गया और दूसरे ट्रैक पर बैठ गए। लेकिन तभी दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। मोड़ की वजह से यात्री दूसरी ट्रेन को देख नहीं पाए और इतना बड़ा हादसा घट गया। तो ये देखिए जलगांव में बड़ा हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत इसमें हो गई है और इसको अफवाह के चलते घटी हुई दुर्घटना कहा जाएगा। एक अफवाह फैली कि आग लग गई है पुष्पक एक्सप्रेस में और उसके बाद लोग बिना इसको वेरीफाई किए, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी सूचना के ट्रेन से नीचे कूद गए। दूसरी तरफ से पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी और ये लोग दुर्भाग्य इनका कि उसकी चपेट में आ गए। और जलगांव हादसे के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की, रेलवे ने ये हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है वो हम आपको बता दें, 8957409292 पर आप हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी अपना इस ट्रेन में सफर कर रहा था तो आपके लिए ये रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 8957409292। और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। चुनावी दंगल दिल्ली में चल रहा है, जहां ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पर उसी का मुद्दा बैकफायर होता है। पहले पूर्वांचली संग्राम, अब पंजाबियों पर सवाल उठाकर बीजेपी पूरा फंसी नजर आ रही है। प्रवेश वर्मा के उस बयान पर अब बवाल मचा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में पंजाब के लोग क्यों घूम रहे हैं, पंजाब की गाड़ियां क्यों हैं, और 26 जनवरी पर दिल्ली की सुरक्षा को पंजाबियों से जोड़ने पर अब बवाल खड़ा हो गया है। पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पंजाबी कार्ड खेल दिया और बीजेपी से पूछ लिया कि क्या हर पंजाबी देश के लिए खतरा है।
इसी के बाद दिल्ली के दंगल में सिखों पर वो सियासी संग्राम छिड़ गया जिसका बीजेपी को फिलहाल कोई फायदा तो नहीं मिलने वाला। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि पंजाब का सरकारी तंत्र दिल्ली में प्रचार कर रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, पंजाब पुलिस, पंजाब के अधिकारी कर्मचारी दिल्ली के चुनाव प्रचार में लगा दिए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। मैं अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। जैसे ही परवेश वर्मा ने आरोप लगाए, केजरीवाल ने पंजाबी कार्ड चलकर बीजेपी के साथ खेला कर दिया और पूर्वांचलियों पर घमासान के नुकसान की भरपाई कर दी। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। दरअसल दिल्ली की पॉलिटिक्स में पंजाबी फैक्टर बेहद अहम है। दिल्ली में 12% के करीब सिख वोटर हैं जो 9 सीटों पर बड़ा असर दिखाते हैं। इनमें से फिलहाल 8 सीट अभी आम आदमी पार्टी के पास है। और परवेश वर्मा के पंजाबियों पर बयान के बाद लग तो नहीं रहा है कि बीजेपी को 2025 में भी कोई खास सफलता मिलेगी। सवाल ये है कि क्या भगवंत मान और उनकी दिल्ली में एंट्री से विपक्ष में खलबली मची है, या सिख कार्ड के पीछे बीजेपी का गुणागणित कुछ और है। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास, जो देश की प्रगति और विकास की रीढ़ माना जाता है, हर चुनाव के दौरान इस वर्ग के लिए राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ये धारणा है कि मिडिल क्लास की जरूरतों और समस्याओं पर ध्यान बेहद कम दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने मध्यम वर्ग को लेकर एक बड़ा दांव चला है और इस वर्ग को सुपर पावर बताते हुए केंद्र सरकार से 7 मांगे कर डाली, जिसमें पहली मांग शिक्षा का बजट 2 से बढ़ाकर 10% हो, उच्च शिक्षा में सब्सिडी की मांग, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 10% करने की मांग की, साथ ही इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 से बढ़ाकर 10 लाख करने की डिमांड की है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु पर से जीएसटी खत्म करने की मांग की गई और सीनियर सिटीजन के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजना बनाने की भी मांग उठाई। आखिरी और 7वीं डिमांड के तहत केजरीवाल ने बुजुर्गों को रेलवे में 50% छूट को दोबारा शुरू करने की मांग की है। साथ ही केजरीवाल ने अपने सांसदों से संसद में मिडिल क्लास के मुद्दों को उठाने की अपील भी की। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। वैसे सभी दलों ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए वादे करने में ज्यादातर सियासी दल पीछे ही रहे हैं। केजरीवाल ने इस वर्ग के लिए आवाज तो उठाई, लेकिन गेंद केंद्र के पाले में ही डाल दी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा के चुनावी दंगल में एक नया नैरेटिव चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका बीजेपी नेता ने अब जवाब दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हार के डर से बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तो वहीं कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के भतीजे और बीजेपी नेता विक्रम बिधूड़ी ने कहा कि इस बार जनता मन बना चुकी है। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। आतिशी कालकाजी विधानसभा के अंदर पिछले 5 साल का कामकाज का हिसाब नहीं दे पाई है। गलियां टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज ब्लॉक पड़े हुए हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब के राशन कार्ड नहीं बन रहे। आप इन मुद्दों पर बात करिए ना। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के आरोपों पर बीजेपी को घेरा। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट हिंसा क्यों करता है? उसे हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तभी हिंसा करता है जब वो देखता है कि बाकी अन्य अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका जीतना असंभव है। जब उसके पास कोई नैरेटिव नहीं होता,
जब जनता उसके साथ नहीं होती। इस बीच सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग से रमेश बिधूड़ी के भतीजे की शिकायत भी की, जिसमें उन्होंने कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया। दिल्ली में पिछले 27 सालों से सत्ता का सूखा झेल रही बीजेपी इस बार वापसी करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और अपने 3 सबसे बड़े 3 स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा है, जो अगले 10 दिनों तक दिल्ली में मेगा प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को प्रधानमंत्री की जनसभाएं होंगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह 25 फरवरी से प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे और दिल्ली में करीब 1 दर्जन रैलियां और रोड शो करेंगे। 25 जनवरी को ये रैली होगी, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के 14 इलाकों में रैलियां कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के रणनीतिकारों ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ की रैलियों के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाया है ताकि इनकी सभाएं ज्यादातर विधानसभा इलाकों को कवर कर सके। ये भी ध्यान रखा गया है कि बीजेपी की जीतने की संभावना वाली सीटों पर इन नेताओं का प्रचार जरूर हो सके। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को भी दिल्ली के दंगल में प्रचार के लिए उतारा गया है, जो अगले 10 दिनों तक पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करते दिखाई देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 1.5 दर्जन इलाकों में रैली और रोड शो करेंगे। बड़े मंत्रियों को 2 विधानसभा सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा और उत्तराखंड के सीएम खास इलाकों और वर्ग को कवर करने के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी फायरब्रांड सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी दिल्ली में प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को भी दिल्ली के दंगल में प्रचार के लिए उतारा गया है, तो वहीं दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के कई वरिष्ठ नेता भी दिल्ली में रैलियां करते नजर आएंगे। दिल्ली का सिंहासन पाने के लिए पिछले 27 सालों से बीजेपी को उसके मेगा स्टार प्रचारक जीत दिला पाएंगे या नहीं, ये तो 8 फरवरी को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा। सियासत में धोबी पछाड़ दांव की खूब चर्चा होती है। कभी शरद पवार और मुलायम सिंह यादव के धोबी पछाड़ दांव मशहूर हुआ करते थे। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी धोबी पछाड़ दांव चल दिया है और धोबी समाज की सभी मांगों को मानते हुए धोबी कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि दूसरी तरफ संदीप दीक्षित का दावा है कि धोबी समाज नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ है, जबकि ये समाज हार जीत में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अब सवाल यह है कि केजरीवाल के धोबी पछाड़ का जवाब कांग्रेस और बीजेपी अखाड़े में आकर देंगे या किसी नए दांव से विपक्ष घेराबंदी करेगा। क्योंकि नई दिल्ली सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि इस सीट पर अरविंद केजरीवाल का मुकाबला एक तरफ दिल्ली बीजेपी के फायरब्रांड परवेश वर्मा उन्हें चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कांग्रेस की कमान संभाल रखी है। यानी एक सीट और दिल्ली के 3 सबसे बड़े चेहरे, लिहाजा केजरीवाल का धोबी पछाड़ दांव जीत के लिए बेहद जरूरी था। हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड्डे हैं, प्रेस थड़े होते हैं ना जहां पे प्रेस करते हैं, उनको नियमित किया जाएगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। दरअसल नई दिल्ली सीट पर धोबी फैक्टर केजरीवाल के समीकरण बिगाड़ सकते थे, क्योंकि इस सीट पर करीब 15,000 धोबी मतदाता हैं, जबकि वाल्मीकि वोटर 20,000 के आसपास। संदीप दीक्षित का दावा है कि ये दोनों वोटर केजरीवाल के खिलाफ हैं। बात यह कि 10 साल उन्होंने किया क्यों नहीं, ये सवाल बनता है ना। अब आपको जब दिक्कत आ रही है, जब सारा धोबी समाज आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो आपको ये सब चीजें याद आ रही हैं। धोबी समाज इनसे पूछेगा कि 10 साल आपने क्यों नहीं इस तरीके के बोर्ड का गठन किया। दरअसल संदीप दीक्षित का इशारा नई दिल्ली के कुछ निर्णायक वोट बैंक की तरफ है, लेकिन केजरीवाल के पछाड़ दांव के संदीप दीक्षित के अरमानों पर पानी फेर दिया। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए हर दांव चल रहे हैं। आप लगातार वीडियो वॉर से बीजेपी पर हमले बोल रही है और इस बार आम आदमी पार्टी राम रावण की कहानी लेकर आई है और रामायण के किरदारों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला करती नजर आ रही है। राम और रावण और आम आदमी पार्टी ने अपने इस रामायण प्रसंग में रावण के अभिमान को हार और जीत से जोड़कर दिखाया है। दिल्ली की जनता तय करेगी कि उसे 10 सिरों के समान अवगुणों वाली भाजपा का समर्थन करना है या आम आदमी पार्टी का। अगर देखा जाए तो आपने रावण के ज्ञान और उसकी शक्तियों को उसके अभिमान से जोड़ते हुए इसकी तुलना बीजेपी से की। और धोखेबाज राम चरित्रवान थे और रावण चरित्रहीन, और ये सारी बातें आज भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती हैं। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, उसके नेता पर्दे के पीछे से तमाम साजिशें रच रहे हैं और ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी आंधी है। दिल में ज्यादा, धन में ज्यादा, पर्दे के पीछे से पूरी मशीनरी का समर्थन है, लेकिन फिर भी वे आम आदमी पार्टी से हारेंगे।
आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रुकने वाली नहीं है। दरअसल 1998 से दिल्ली बीजेपी की सत्ता से बाहर है और आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, चाहे वो चुनावी वादे हो या फिर अपने विरोधियों को घेरना। आप के नेता इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम के प्रत्याशी और 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन 2 जजेस की बेंच में एक राय न हो पाने की वजह से बड़ी बेंच में अब सुनवाई होगी। और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 3 जजों की बेंच के गठन पर फैसला लेंगे, जिसके बाद ताहिर हुसैन पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों जजों की अपनी राय थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल ने टिप्पणी की और कहा कि चुनाव प्रचार कोई मूल अधिकार नहीं है या संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ताहिर हुसैन 11 केस में आरोपी हैं और ये केस सिर्फ दिल्ली दंगों का नहीं है, बल्कि एक आईबी अधिकारी की हत्या से जुड़ा है। पूरा मामला बेहद गंभीर है और गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। जबकि जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की राय जस्टिस मित्तल से अलग थी। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि मैं इस बात के पक्ष में हूं, कुछ शर्तों के साथ ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। इस अंतरिम जमानत की मियाद 4 फरवरी की दोपहर तक लागू होगी, लेकिन इसके बाद उन्हें सरेंडर करना होगा। दरअसल एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत के लिए अर्जी दी थी। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रह चुके हैं। वो 2020 के दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और ताहिर हुसैन पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें नामांकन करने के लिए कस्टडी पैरोल मिली थी, लेकिन कोर्ट ने चुनाव तक जेल से बाहर रहने के लिए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। 144 साल बाद महाकुंभ का शुभ संयोग और महाकुंभ में योगी कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक। आस्था तट से आज योगी ने विकास की वो इबारत लिखी जो न पहले कभी लिखी गई थी और न ही भविष्य में 144 साल तक किसी को ये मौका मिलेगा। योगी कैबिनेट ने महाकुंभ में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये आस्था के संगम पर मंथन से निकले विकास के वो अमृत फैसले हैं जो यूपी के बुनियादी स्ट्रक्चर को नई मजबूती देंगे। इन प्रस्तावों में 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र का गठन और 3 नगर निगमों के बॉन्ड जारी करने का फैसला शामिल है। मुख्यमंत्री योगी और उनके 54 मंत्री सबके सब जब आस्था के रंग में डूबकर महाकुंभ पहुंचे तो एक ही लक्ष्य था, सनातन के सबसे बड़े समागम से विकास का वो मार्ग खोजना जिससे यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलें। योगी ने मंत्रियों के साथ मंथन शुरू किया तो संगम किनारे से यूपी के विकास के लिए उन 17 फैसलों पर मोहर लगी जो न सिर्फ विकास बल्कि उन आस्था से भी जुड़े हैं। प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र का गठन, 3 नगर निगमों के बॉन्ड जारी करना, 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज, यूपी एरोस्पेस एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024, 62 ITI कॉलेजों को अत्याधुनिक करना, प्रयागराज में सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नए पुल का निर्माण और गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन जैसे कुल 17 फैसले शामिल हैं। चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहाँ पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना। जो चित्रनेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। सिर्फ विकास की नजर से ही नहीं, इतिहास के लिहाज से भी ये कैबिनेट बैठक बेहद अहम रही, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ में कैबिनेट का दूसरा अवसर दोबारा आएगा। वहीं 22 जनवरी यानी तारीख के लिहाज से 2024 में आज ही के दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पहली बार कोई कैबिनेट बैठक ऐसी जगह हुई जहां 1 करोड़ लोग आसपास मौजूद थे। यानी आस्था के संगम से योगी ने सिर्फ यूपी के विकास का पथ प्रशस्त नहीं किया, बल्कि ये कैबिनेट बैठक कई इतिहास रच गई, कई रिकॉर्ड अपने नाम कर गई जो शायद ही कभी टूटे। कहते हैं कि कुंभ के बिछड़े कब मिले कौन जाने, लेकिन आज तो तस्वीर महाकुंभ में दिखी वो कहती है कि कुंभ में कैबिनेट के दिल मिल गए। जब मां गंगा के शीतल जल में मंत्रियों ने डुबकी लगाई तो फायर ब्रांड योगी के तेवर भी मां गंगा की गोद में बच्चों जैसे नजर आए। इस तस्वीर को देखिए, योगी की मुस्कान को निहारिए और मंत्रियों की इन अटखेलियों के मायने समझिए। वही योगी हैं, वही तेवर, लेकिन मां गंगा की गोद में सीएम योगी और उनकी कैबिनेट कैसे बच्चों की तरह अटखेलियां कर रही है। ये कमाल उस पुण्य भूमि का जहां ना तो पद मायने रखता है न सत्ता। सर्वसत्ता के आगे सरकार भी नतमस्तक है और भक्ति के भाव में डूबकर मां गंगा की गोद में बालपन का आह्वान कर रही है। ये कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी कैबिनेट के संगम स्नान की तस्वीरें हैं। गंगा स्नान के बाद सीएम योगी त्रिवेणी घाट पहुंचे, विधि विधान के साथ यहां पूजा अर्चना की, भक्ति के पद से उस शक्ति की कामना की जो यूपी को विकास के नए आयाम दे सके।
इससे पहले योगी और उनके 54 मंत्री मां गंगा की गोद में सफर करते हुए महाकुंभ को काफी देर तक निहारते रहे। सनातनियों के संगम में शामिल होने आए प्रवासी पक्षियों को योगी दाना खिलाते नजर आए, तो चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे जीवन का एक और उद्देश्य पूरा हुआ। कैबिनेट की बैठक में आए मंत्रियों के चेहरे पर भी गजब का उत्साह था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो आज अलग ही अंदाज में नजर आए। कुर्ता और धोती में डिप्टी सीएम को देखकर पूरी कैबिनेट दंग थी। एक तरफ महाकुंभ में योगी कैबिनेट की सफल बैठक और दूसरी तरफ महाकुंभ के बाहर कैबिनेट पर सियासी दंगल। अखिलेश यादव ने पूरे इवेंट को पॉलिटिकल करार दिया। अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति या राजनीतिक बैठक की जाए। फिर क्या था, बीजेपी ने भी पलटवार में वक्त नहीं लगाया। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है। अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व एमएलए अनंत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। 60 से 70 राउंड गोलियां चली हैं। मोकामा में नौरंगा गांव के दौरे के दौरान ये हमला हुआ है। सोनू मोनू गैंग ने ये फायरिंग की है। हमले में बाल बाल बचे अनंत सिंह। पूर्व एमएलए है अनंत सिंह। जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है। 60 से 70 राउंड गोलियां चली हैं। प्रशांत झा जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या अपडेट है इस खबर पर? कौन थे ये लोग? देखिए, ये जो गैंगस्टर है सोनू मोनू, उसकी तरफ से ये फायरिंग किया गया है। और पूर्व विधायक अनंत सिंह आज पहुंचे थे नौरंगी गांव में, जहां पर 2 दिन पहले एक व्यक्ति से सोनू मोनू गैंग ने पैसा मांगा था और उसके घर पर तालाबंदी कर दी थी। इसी को लेकर के अनंत सिंह जब वहां पर पहुंचे, उसी दौरान सोनू मोनू गैंग की तरफ से लगभग 60 से 70 राउंड की फायरिंग की गई। इस फायरिंग में अनंत सिंह माल माल बच गए। हालांकि उसके बाद वो वहां से निकल गए। 5 थानों की पुलिस वहां पहुंच गई। खुद जो पटना के ग्रामीण एसपी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और वहां के बाढ़ के जो एएसपी हैं वो भी राकेश कुमार, वो भी मौके पर पहुंच गए। छापेमारी शुरू हो गई है और इस घटना में अनंत सिंह बाल बाल बचे हैं। और काफी दिनों के बाद अनंत सिंह पर इस तरह से सोनू मोनू गैंग की तरफ से ये फायरिंग हुई है। ये 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। ये आज शाम की घटना है जब वहाँ पर अनंत सिंह पहुंचे थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत अपडेट के लिए, और नजर बना के रखिए। जैसे ही कुछ और अगर इसमें चेंज होता है या कोई और अपडेट होता है तो मैं फिर आपका रुख करूंगी। उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्दी इस मामले पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्दी राज्य में यूसीसी कानून लागू करने वाली है। यूपी नियमावली को मंजूरी देने के बाद माना जा रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार 26 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर सकती है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और इन चर्चाओं को हवा दी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। अब यूपी में भी लागू होगा क्या? इसको लेकर आप लोगों ने कुछ विचार विमर्श किया है क्या? नहीं लागू होगा, क्या बुराई है, लागू होगा। लागू होगा, उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। बिल्कुल लागू होगा। कब से लागू होगा? अब कैबिनेट हो जाए, जब प्रस्ताव आवे जब, तब न बताएं। ओपी राजभर योगी सरकार के पहले मंत्री नहीं है जिन्होंने राज्य में यूसीसी लागू करने की बात कही है। इसके पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता यूपी में यूसीसी की वकालत कर चुके हैं। क्या वक्फ बोर्ड के ताबूत में लखनऊ में आखिरी कील ठोक दी गई है? मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी में जेपीसी ने मंथन किया और सांसदों के साथ ही मुस्लिम संगठनों और विभागों से चर्चा भी की। इस बैठक में जेपीसी बिल पर मुस्लिम धर्म गुरुओं और संगठनों से सुझाव लिए गए। बैठक में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, जेपीसी के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी समेत 11 सदस्य शामिल हुए। इस दौरान यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद ने जी न्यूज से खास बातचीत की और वक्फ संशोधन अधिनियम पर अहम जानकारी दी। देखिए, अभी जेपीसी के सामने प्रेजेंटेशन हुआ है और जेपीसी हमें लगता है कि इसके बाद जो भी आधिकारिक बयान अपना देगा, लेकिन एक बात तय है कि वक्फ को संरक्षित करना, वक्फ को सुरक्षित करना, वक्फ को प्रॉपर मैनेज करना,
उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग करना, उसके प्रॉपर हैंडलिंग करना, ये हमारी प्राथमिकता है और उस पर हम काम कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार को लखनऊ में हुई जेपीसी की बैठक में वक्फ बोर्ड को लेकर के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में ये तय हुआ कि जल्द ही वक्फ संशोधन अधिनियम पास होगा। इस दौरान यूपी सरकार ने ये भी साफ किया कि लखनऊ का बड़ा और छोटा इमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वक्फ की जमीन कब्जाने और नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं, ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेकर राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर सहमति मांगी गई है और 23 जनवरी तक सभी संशोधनों को सदस्यों के पास भेजा जाएगा। जेपीसी की रिपोर्ट 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में पेश की जाएगी और चर्चा के बाद इसे पास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत राजू दास के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया और यूपी के अलग अलग जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंत राजू दास का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं सोनभद्र में एसपी कार्यकर्ताओं में महंत राजू दास के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और महंत राजू दास का पुतला फूंका। देखिए, इलाहाबाद कुंभ में श्रद्धेय नेताजी का चित्र लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, लेकिन वहां जो राजू दास है उन्होंने श्रद्धेय नेताजी पर अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। इधर देवरिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और राजू दास के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान की तरफ से अपने टेंट में पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगवाई गई, जिस पर महंत राजू दास ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल मच गया। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। लद्दाख सीमा पर तो चीन लगातार साजिश कर ही रहा था, लेकिन जब वहां दाल नहीं गली तो अब उसने अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए नेपाल की सरजमी को चुना है, और वो भी भारत के बिहार से सटे नेपाल सीमा पर, जहां रक्सौल बॉर्डर पर सामाजिक गतिविधियों के नाम पर चीन अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। यहाँ पर चीन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें चीन ने नेपाल के 9 स्कूलों में 1000 से ज्यादा साइकिलें बांटी। लेकिन चीन की साजिश देखिए, इन साइकिलों पर चीन के झंडे लगे हुए थे। नेपाल के लोग साइकिल पाकर खुश तो बहुत थे, लेकिन इन साइकिलों पर चीन की साजिश के झंडे अलग ही कहानी कह रहे थे। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन रक्सौल बॉर्डर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल के परसा जिले में आयोजित हुआ, जहां पिपरामठ बीरगंज महानगर पालिका में श्री नरसिंह सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को साइकिल दी गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन साइकिल बांटने से पहले कार्यक्रम में चीनी राष्ट्रीय गान भी गाया गया। चाइना फाउंडेशन के इस आयोजन में चीनी दूतावास के प्रमुख सहित अन्य चीनी अधिकारी भी मौजूद रहे। बीरगंज महानगर पालिका के उप मेयर इम्तिया आलम भी शामिल हुए और इन सभी की मौजूदगी में चीन का राष्ट्रीय गान गाया गया। लेकिन नेपाल के बीरगंज में चीन जिस तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, वो बिहार समेत भारत के लिए चिंता का विषय है। शामली में 20 जनवरी को कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर करने वाले एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए। शामली एनकाउंटर के हीरो सुनील कुमार को 3 गोलियां लगी थी। गोली लगने से उनका लीवर बुरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों ने इंस्पेक्टर सुनील कुमार की सर्जरी की थी, लेकिन बुधवार दोपहर 2:19 पर उनकी मौत हो गई। शामली के झिंझाना में हुई मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ की वीरता और बलिदान की नई कहानी लिखी गई। दरअसल सोमवार रात मेरठ एसटीएफ को लीड करने वाले इंस्पेक्टर सुनील कुमार की कग्गा गैंग से मुठभेड़ हुई। जाबाज ऑफिसर सुनील कुमार की गोली से 4 बदमाश ढेर हुए, लेकिन इस दौरान उन्हें भी पेट में गोलियां लगी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के लिए मंगलवार को मेदांता लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 25 वर्षों से एसटीएफ में अपनी सेवा दे रहे सुनील कुमार कई बड़े ऑपरेशनों का हिस्सा रह चुके हैं। ददुआ और ठोक्यू जैसे खतरनाक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई में भी वो शामिल थे और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और चलिए अब बात मध्य प्रदेश के एक विधायक जी की कर लेते हैं, जिन्होंने पुलिस थानों में जनप्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। यानी विधायक जी चाहते हैं कि पुलिस वो करे जो उनके प्रतिनिधि बताएं।
एमपी की ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में कई बार ऐसे अजब गजब मामले देखने को मिले हैं जो चर्चा का विषय बन रहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो तो भूतो न भविष्यति वाला हाल है। जरा इस लेटर को पढ़िए जिसमें लिखा है, विषय पुलिस थाना खनियाधाना में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करने हेतु मैं विधानसभा क्षेत्र 026 पिछौर अंतर्गत पुलिस थाना खनियाधाना में समस्त बैठक एवं कार्य हेतु इंदल लोधी कुंदौली को विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ। यानी शिवपुरी जिले से विधायक प्रीतम लोधी ने न जाने कौन सा संविधान पढ़ लिया। संविधान के न जाने किस आर्टिकल किस पावर के तहत उन्होंने थाने में विधायक एजेंट तैनात करने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि पुलिस थाना कोई पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर तो नहीं कि विधायक जी जिसे चाहे उसे इजाजत मिले आने की, विधायक जी के दरबारी जिसकी चाहे उसकी FIR लिखी जाए। अब सवाल उठता है कि क्या थाने में एजेंट नियुक्त करने वाले विधायक जी से पार्टी और सरकार कोई स्पष्टीकरण मांगेगी भी, या फिर ये सिर्फ एक प्रयोग है जो भविष्य में व्यापक रूप लेने वाला है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद विवाद के बीच अब आसपास के जर्जर मकानों के मलबे पर हक को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मलबे को लेकर प्रशासन और मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट के बीच अब ठन गई है। दरअसल जामा मस्जिद के पास पड़े मलबे को नगर पालिका परिषद द्वारा उठवाए जाने पर मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली भड़के हुए हैं और उनका दावा है कि जमीन के दस्तावेज के मुताबिक मलबा भी उनका है। हमने इसकी जर्जर दीवारें उतार दी थी SDM के मौके कहने पर। अब इसका जो मलबा है वो तो हमारा ही है, जगह हमारी है, हम बेनामे से मालिक हैं। हमने इसलिए रुकवाया है, जगह हमारी है, हम कागजात हमारे पास मौजूद है। SDM साहब को हमने 20-25 दिन पहले दस्ती सारे कागज मुहैया करा दिए। दरअसल जामा मस्जिद से सटी जमीन पर बने जर्जर निर्माण को प्रशासन के निर्देश पर 10 दिन पहले जामा मस्जिद कमेटी ने खुद गिरवा दिया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने मौके से मलबे को नहीं हटवाया, जिसे उठाने के लिए पालिका परिषद के कर्मचारी ट्रैक्टर ट्राली लेकर पहुंचे थे। इस पर सदर एडवोकेट जफर अली भड़क गए। उनके मुताबिक SDM के कहने पर जर्जर निर्माण को उन्होंने खुद गिराया था और जमीन के सारे दस्तावेज भी उनके पास है, तो मालिकाना हक भी उन्हीं का बनता है। तकरीबन 5'7" हाइट और गठीला बदन, लेकिन सैफ अली खान को एक दुबले पतले से हमलावर ने चित्त कर दिया। तब सैफ की फिटनेस पर सवाल खड़े हुए। 6 दिन बाद मंगलवार को सैफ जब डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे तो एक बार फिटनेस पर फिर सवाल उठे। और इस बार सवाल उठाया शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम ने। सैफ को देखकर संजय ने तंज कसा कि ये तो कमाल हो गया। संजय निरुपम के तंज की वजह भी है। पहले तो आप सैफ अली खान का ये वीडियो देखिए। भारी सुरक्षा के बीच खुद चलकर अपने घर पहुंचे सैफ के चेहरे पर जख्म या चोट की जरा भी शिकन नहीं है। सैफ की चाल ढाल से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उनकी पीठ पर 2.5 इंच तक चाकू घुसा था। सैफ की चाल एकदम बिंदास है। वो हाथ हिलाकर प्रशंसकों का अभिवादन कर रहे हैं। सैफ जब हॉस्पिटल से निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सैफ अली खान ने चश्मा पहन रखा था और कलाई पर काली पट्टी थी, लेकिन चाल ढाल और चेहरे पर निशान न के बराबर। और यही बात शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम को खटक गई और उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए सैफ पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि अस्पताल से निकलते ही इतना फिट सिर्फ 5 दिन में कमाल है। सैफ को देखकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा, इसलिए संजय निरुपम ने सैफ की सेहत और इस केस पर सवाल उठाए। इलाज इतना बढ़िया था, या मैं कह सकता हूं कि मेडिकल सेक्टर इतना तरक्की कर गया है कि 4 दिन बाद मैं देखता हूं कि सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट? वो जिम जाते हैं, इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है? संजय निरुपम ने मांग की है कि सच्चाई का खुलासा अस्पताल और पुलिस को करना चाहिए। इधर सैफ पर हुए अटैक के बाद उनकी सुरक्षा में अब अभिनेता रोनित रॉय की कंपनी AC सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर घाटी में हाई अलर्ट है। कश्मीर घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 4 खूंखार आतंकियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये वही 4 खूंखार आतंकी हैं जिनका पोस्टर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया है। इन आतंकियों के नाम सैफुल्ला, फरमान और आदिल है, जबकि एक आतंकी का नाम शायद बादशाह है। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ में ये 4 आतंकी सक्रिय है और इन पर 5-5 लाख का इनाम है। आशंका है कि ये आतंकी पहाड़ों और जंगलों में छिपे हो सकते हैं। इनका एक वीडियो भी जी मीडिया के हाथ लगा है, जिसमें ये आतंकी अपने जिहादी साथियों से कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने की अपील कर रहे हैं। साथियों के लिए यही पैगाम है कि बस तवक्कल करो और कश्मीर के लिए अपना ज़िंदगी जो है ना वक़्फ़ कर लो, तो इधर सब कुछ अल्लाह के नज़ारे देखोगे, अल्लाह की नुसरतें देखोगे
और जो है ना ये ऊपर ये कोई चीज़ नहीं है, मच्छर के बराबर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब साथियों को अल्लाह ने दिखा दिया और आप आ जाओ, आप खुद अपने आंखों से भी देख लो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन आतंकियों को स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स का सहयोग मिल रहा है। ऐसे में सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों का उद्देश्य है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढकर खत्म किया जाए। 4 पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर्स भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर जारी किए हैं। 26 जनवरी को देखते हुए, रिपब्लिक डे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा जो है वो की गई है और चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ भारतीय सेना और BSF के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। इस बीच पुंछ में LOC के पास 22 जनवरी की सुबह एक पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने ड्रोन पर गोलीबारी की तो ये वापस पाकिस्तान की ओर भाग निकला। बहरहाल गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए और खास तौर से डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और जम्मू में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है ताकि किसी भी नापाक मंसूबे और साजिश को नाकाम किया जा सके। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल नक्सलियों और उनके नेटवर्क की कमर तोड़ने में लगे हैं और इस सिलसिले में बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जवानों ने बट्टीगुड़ा के जंगलों में उनके ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा कर लिया, जहां नक्सलियों ने जंगल के अंदर हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बना रखा था। कोबरा बटालियन के जवानों ने ट्रेनिंग कैंप पर धावा बोलकर अपने कब्जे में इसे ले लिया। साथ ही ट्रेनिंग कैंप में बने स्मारक को भी ध्वस्त कर दिया। ट्रेनिंग कैंप में नक्सलियों ने पेड़ों को भी ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रखा था। साथ ही नक्सलियों ने पक्के बैरक और झोपड़ियों में ये कैंप बना रखे थे। तो वहीं दूसरी ओर बीजापुर के पास जंगलों में नक्सलियों की बड़ी साजिश को भी नाकाम किया गया। वहीं मुतवेंडी से पीडिया जाने वाली सड़क पर भारी मात्रा में IED बरामद किया गया और उन्हें नष्ट किया गया। नक्सलियों के खिलाफ अब तक चल रहे ऑपरेशन में करीब 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों का एक्सरे कराया जाएगा और अगर इनके शरीर में किसी प्रकार का विस्फोटक मिलता है तो बम स्क्वाड को बुलाकर नष्ट करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एटा जेल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जेल में तैनात एक दरोगा ने जेलर और डिप्टी जेलर पर गंभीर आरोप लगाए और एटा जेल के दरोगा के लगाए आरोपों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा जेल प्रदीप कश्यप और डिप्टी जेलर जहान सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप कश्यप जेलर तो वो कहते हैं कि करके आइए मेरे पास। अब बताइए मोमडन महिला में कहां से लेकर के आऊं, वो उनकी यही डिमांड है। और यहाँ पर उन्होंने कासगंज की एक महिला लड़की को गुमराह कर रखा है। एटा जेल दरोगा राजीव कुमार ने दावा किया कि जेलर और डिप्टी जेलर की बात न मानने पर उन्हें प्रताड़ित करने की धमकी दी जा रही है। दारोगा ने कहा कि जेलर के शोषण से तंग आकर वो सुसाइड करने पर मजबूर हैं। बंदियों के सामने बेइज्जत करते हैं। एक बार भंडारे में जाकर के हमारी ड्यूटी थी, वहाँ गाली गलौज करके आए। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जेल विभाग के DIG ने मामले की जांच के आदेश दिए। हालांकि एटा जेल में हुई घटना ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम दंपति ने सनातन धर्म अपना लिया। मुस्लिम दंपति ने पूरे रीति रिवाज के साथ फिर से हिंदू बनने का संकल्प लिया और सनातन में आस्था रखने शहजाद ने अपनी पत्नी के साथ पूरे विधि विधान से पूजा की और मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो गए। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने शहजाद और उसकी पत्नी की घर वापसी कराई। शहजाद को शिव कुमार भारद्वाज और उनकी पत्नी को साक्षी भारद्वाज नाम देकर नई पहचान दी गई। ये दंपति पिछले 7 साल से हिंदू धर्म अपनाने की कोशिश कर रहे थे। शहजाद उसको हमने शिव कुमार भारद्वाज बनाया है और एक को साक्षी भारद्वाज बनाया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस परिवार की 7-8 वर्षों से सनातन धर्म में विशेष आस्था थी और ये सनातन धर्म अपनाना चाह रहे थे और हमने ये पुण्य का काम किया है। सनातन धर्म अपनाने के बाद मुस्लिम दंपति का शुद्धिकरण किया गया। पुजारी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और वैदिक मंत्रों के साथ गंगा जल आचमन करने के बाद मुस्लिम दंपति का नामकरण किया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद मुस्लिम दंपति ने बताया कि उन्हें हिंदू धर्म के संस्कार और त्योहारों ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने मुस्लिम धर्म त्याग कर सनातन का चोला ओढ़ लिया। 26 जनवरी के भव्य आयोजन के लिए रिहर्सल पूरे जोरों पर चल रही है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल में वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान ने अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। आसमान में लड़ाकू विमानों की ये गर्जना सरहद पार दुश्मन भी सुन रहा होगा।
सुखोई 30 MKI का ये शक्ति प्रदर्शन देख दुश्मन देशों के हौसले पस्त हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना की क्या ताकत है, यूं तो पूरी दुनिया इससे बखूबी वाकिफ है, लेकिन भारत अपनी शक्ति का परीक्षण समय समय पर खुद करता रहता है और ये तस्वीरें इसी की बानगी पेश कर रही है। तेज रफ्तार और हवा में लहराते ये लड़ाकू विमान देश की सुरक्षा और ताकत का एहसास करा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट पर है और इसी बीच मध्य प्रदेश के दमोह को दहलाने की साजिश का खुलासा भी हुआ है। पुलिस ने एक कार से बड़ी संख्या में या ये कहिए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। ये विस्फोटक इतनी भारी मात्रा में था कि इससे पूरा दमोह दहल जाता। जब्त विस्फोटकों में डायनामाइट, ब्लास्टिंग मशीन भी शामिल है। जब्त किए गए विस्फोटक बड़ी धमाके के साथ साथ बड़ी तबाही मचाने के लिए काफी थे, लेकिन किसी बड़ी घटना से पहले ही दमोह पुलिस ने अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि एक कार में विस्फोटक ले जाया जा रहा है। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को डायनामाइट, ब्लास्टिंग मशीन और अन्य विस्फोटक सामग्री मिली। में डायनामाइट के कुल 600 सेल, 3 लोहे के बंडल, 1 ब्लास्ट करने की मशीन, 10 कैफ, 2 बिट और 1 लोहे की रॉड ड्रिल जिसकी कीमत 48,600 रुपए है और एक 4 व्हीलर जब्त की गई है। पुलिस के इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब इस बात की जांच कर रही है कि ये विस्फोटक कहां से लाए गए थे और इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाना था। लेकिन गणतंत्र दिवस से पहले इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का मिलना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। दरभंगा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब बस स्टैंड में खड़ी बसें जलने लगी। आग की लपटें देख लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि बस स्टैंड में खड़ी 5 बस जलकर राख हो गई। धू-धू कर जल रही इन बसों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये आग कितनी भीषण है। आग की लपटें और आसमान में धुएं का गुब्बार, ऐसा लग रहा है कि आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। आग लगने के बाद दरभंगा बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। आग का विकराल रूप देखकर लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 5 बसों को जलाकर राख कर दिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और इसमें करोड़ों का नुकसान हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात बतेगी। नमस्कार। सी न्यूज़।